जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास में आपने ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में जाना और ये भी जाना कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आज इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि सबसे प्रमुख पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो बच्चों, इस नियम को डायरेक्टली परीक्षा में पूछा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, लॉ मीन्स नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा की न तो उत्पत्ति की जा सकती, यानी कि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, और ना ही विनाश, यानी कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। रूपांतरित का अर्थ है रूप में अंतर हो सकता है, अर्थात ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित भर हो सकती है। और कहा गया है कुल ऊर्जा सदैव अचर, अचर का अर्थ होता है ना बदलने वाली, यानी स्थिर रहती है। कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, अर्थात यदि ऊर्जा रूपांतरित हो रही है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, तो रूप मात्र ही परिवर्तित होता है, बदलता है, परंतु कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी स्थिर यानी अचर यानी ना बदलने वाली रहती है। ठीक है, तो पुनः एक बार देख लेते हैं। ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती, स्थिर रहती। ठीक है, और इसका सबसे सरल उदाहरण जानते हैं क्या है? स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। और इस नियम को 9th क्लास में हम लोग समझेंगे। ऊंची कक्षाओं में इसी नियम को सिद्ध करना भी सिखाया जाएगा। तो आज इस क्लास में हम लोग इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इस नियम को याद भी रखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो एनसीईआरटी का उदाहरण लिया है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। गिराया जाने का मतलब है छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मुक्त रूप से गिराने का अर्थ है कि कोई उसको पकड़ कर नीचे नहीं लेकर आ, उसको ऊपर से यानी कि 4 मीटर की ऊंचाई से उसको ड्रॉप कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। ठीक है, और द्रव्यमान उसका कितना है? 20 किलोग्राम। निम्न सारणी के अनुसार, निम्न सारणी, क्योंकि ये सारणी नीचे दी जानी चाहिए थी परंतु मैंने बगल में रख दिया आपके, इधर ये सारणी है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ हम सभी ऊर्जा संरक्षण के नियम को ध्यान में रखते हुए इस सारणी को फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक चित्र आपके लिए तैयार किया है मैंने। ये चित्र है, ये एक व्यक्ति है, लेडी है, जो 20 किलोग्राम की वस्तु को अपने हाथ में पकड़े है।
अब वस्तु तो नहीं बनाई है क्योंकि चित्र इतना अच्छे से नहीं बना सकते, तो हम लोग ये कल्पना करेंगे यहाँ पर कि ये बॉल है, बॉल पकड़े हुए है और जिसका वजन 20 किलोग्राम है। ठीक है, हाथ में जब ये पकड़े होगी तो चूंकि ये भूमि तल से कितना ऊंचाई पर है, 4 मीटर की ऊंचाई पे, तो हम इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हाइट है 4 मीटर और इस बॉल का द्रव्यमान भी है जो कितना है, 20 किलोग्राम। ठीक है, तो 4 मीटर की ऊंचाई पर हम इसकी स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे जो कितनी आएगी, देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कितना होता है, ई पी इज इक्वल्स टू ई फॉर एनर्जी, पी फॉर पोटेंशियल, एम जी एच। ठीक है, तो 4 मीटर की ऊंचाई पर हम ईपी जब ज्ञात करेंगे, इसको इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू है 20 किलोग्राम और जी इज इक्वल्स टू 10, एच इज इक्वल्स टू 4। ईपी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 800 जूल। एनर्जी है, तो यहां पर ईपी की वैल्यू कितनी होगी, 800 जूल। अब मान लीजिए इसको लेडी ने मुक्त रूप से गिराया, 20 किलोग्राम द्रव्यमान है, उसने छोड़ दिया इस बॉल को। गिरते समय जब ये गिरेगी तो ये कहाँ आ जाएगी, जब गिर रही होगी पहले 3 मीटर्स पे आएगी, फिर धीरे से 2 मीटर्स पर आएगी, 1 मीटर पर आएगी और फिर ये भूमि तल पर गिर जाएगी। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं किसी क्षण ये 3 मीटर की लेंथ पर है, ऊंचाई पर है, गिरने के बाद लगातार गिर रही है, लेकिन हम इसको ये कल्पना कर सकते हैं कि 3 मीटर्स की ऊंचाई पर है। तब यदि हम ईपी की गणना करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 4 की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 की जगह पर हम 3 रखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ईपी की वैल्यू 3 मीटर की ऊंचाई पर कितनी हो जाएगी, ईपी इज इक्वल्स टू 600 जूल। कितने मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर। अब ये लगातार बॉल गिर रही है आपकी, तो अब ये आएगी 2 मीटर्स की ऊंचाई पर। ठीक है, तो जब 2 मीटर्स की ऊंचाई पर आएगी तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे और 4 की जगह पर क्या लिख देंगे, 2। तो ईपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ईपी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 400 जूल। ठीक है, इसी प्रकार से ईपी इज इक्वल्स टू 1 मीटर की ऊंचाई पर कितना आ जाएगा, 200 जूल। और भूमि तल पर हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल्स टू 0, तो ईपी इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, हाइट में h इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में यदि हम रखते हैं 4 के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 के स्थान पर क्या रखेंगे, 0, क्योंकि h की वैल्यू जैसे ही बॉल भूमि तल पर पहुंचेगी वैसे ही h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। हाइट 0 हो गई, ये भूमि पर गिर गई, जस्ट भूमि तल के ऊपर है, तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ईपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 जूल, यानी कि 0 जूल। ठीक है, अब हम लोग सारणी फिल कर लेते हैं। मेरे ख्याल से चित्र द्वारा आपको समझ आ गया होगा कि जब ये बॉल, पुनः देख लेते हैं एक बार, यदि ये बॉल 4 मीटर की ऊंचाई पर है और स्थिर है तो इसके पास गतिज ऊर्जा नहीं है क्योंकि इसका वेग, अभी लेडी बॉल को पकड़े हुए है, वेग 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि वेग 0 है इसलिए ई के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और फिर ये बॉल 3 मीटर की ऊंचाई पर आती है
तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा 600 जूल रह जाती है। यहाँ पर कितनी थी? 800 जूल, ठीक। और यहाँ पर कितनी है? 600 जूल। अब देखिए कितने की कमी आई? 200 जूल की कमी हो गई। किसमें? स्थितिज ऊर्जा में। इसका अर्थ क्या है? जब ये बॉल 4 मीटर से नीचे गिर रही है तो इसने कुछ वेग प्राप्त कर लिया है, और वेग प्राप्त करने के कारण गतिशील हो गई है। वेग प्राप्त करने के कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा में तो कमी आई क्योंकि इसकी हाइट कम हो गई और वेग इसका बढ़ गया। तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर जो इसकी ऊर्जा में कमी आई है, 600, यहाँ 800 जूल थी और अब कितनी हो गई है? 600 जूल। यानी कि जो कमी आई है वो किस में परिवर्तित हो गई? गतिज ऊर्जा में, क्योंकि आपकी बॉल ने क्या प्राप्त कर लिया है? वेग। तो इस स्थान पर ईके का मान कितना हो जाएगा? 3 मीटर की ऊंचाई पर 200 जूल, ठीक है। अब देखिए टोटल एनर्जी इसके पास कितनी थी? 800 जूल, ठीक है। और इस पॉइंट पर कुल ऊर्जा 800 जूल थी, जिसमें स्थितिज ऊर्जा पूरी की पूरी 800 जूल थी, जबकि गतिज ऊर्जा इसके पास 0 थी क्योंकि लेडी बॉल को पकड़े हुए थी। लेडी ने बॉल छोड़ दी, बॉल 3 मीटर की ऊंचाई पर आई। उस क्षण पे ध्यान देंगे जब ये बॉल 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी रह गई? 600 जूल। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आई, अब ये 600 जूल रह गई है। और गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 200 जूल। क्योंकि जितनी कमी आई है इसका अर्थ यह है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो गई, ठीक है। और गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 200 जूल। अब फिर से जब ये बॉल 2 मीटर्स की ऊंचाई पर आएगी, लगातार नीचे गिर रही है, पर हम उस क्षण को ध्यान देंगे जब ये 2 मीटर की ऊंचाई पर होगी। अब स्थितिज ऊर्जा कितनी रहेगी? क्योंकि हाइट कम हो गई है तो स्थितिज ऊर्जा में भी कमी आ गई, परंतु ये बॉल लगातार गिर रही है और वेग प्राप्त करती जा रही है। इसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पर गुरुत्वीय त्वरण भी लग रहा है। तो अब जितनी कमी आई है, प्रथम स्थिति में ऊर्जा कितनी थी? 800 जूल, ठीक है। अब कितनी रह गई स्थितिज ऊर्जा? 400 जूल। तो जो ये कमी आई है 800 से 400 जूल में, वो किसमें परिवर्तित हो गई? अब यहाँ पर ईके का मान रह जाएगा आपका 800 में से 400 घटा देंगे तो आपका मान रह गया 400 जूल। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बॉल अब कहाँ आ रही है? 1 मीटर की ऊंचाई पर। अब इस क्षण पर ध्यान देंगे, स्थितिज ऊर्जा कितनी रह गई आपकी? 200 जूल। कितनी कमी हो गई अब? 600 जूल की। इसका अर्थ क्या है कि ये जो 600 जूल की कमी आई है ये किस में परिवर्तित हो गई? ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। और जो ही ये बॉल भूमि तल पर गिर जाएगी, भूमि तल पर आएगी, टच करने वाली होगी भूमि तल को, जस्ट भूमि तल से थोड़ा सा ऊपर, तो ये अधिकतम वेग पर होगी। अधिकतम वेग का अर्थ ये है कि जैसे ही ये हाइट को टच कर रही होगी वैसे ही h की वैल्यू 0 हो जाने पर EP इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0 हो गया। EP यानी स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो गया और पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई? गतिज ऊर्जा में। और इस स्थान पर जो ही ये भूमि तल को टच कर रही होगी ईके की वैल्यू हो जाएगी 800 जूल। लेकिन हर एक स्थान पर आप कुल ऊर्जा नियत रहेगी, यानी यहां पर EP इज इक्वल्स टू कितना था? 800 जूल। और EK इज इक्वल्स टू कितना था? 0। और यदि EP और EK दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? 800 जूल प्लस 0 कितना हो गया? 800 जूल। इसके बाद जब हम 3 मीटर की ऊंचाई पर आएंगे तो स्थितिज ऊर्जा है 600 जूल और गतिज ऊर्जा है 200 जूल।
जब दोनों को ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो 600 जूल प्लस 200 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 800 जूल। तब भी कुल ऊर्जा कितनी है? 800 जूल। अब आ जाते हैं 2 मीटर्स की ऊंचाई पर, तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है? 400 जूल। गतिज ऊर्जा का मान कितना है? 400 जूल। दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, मान कितना हो गया? 800 जूल। लास्ट ये यहाँ पर आएंगे 1 मीटर की ऊंचाई पर, स्थितिज ऊर्जा का मान कितना रह गया? 200 जूल। गतिज ऊर्जा का मान कितना हो गया? 600 जूल। दोनों को फिर से ऐड करेंगे, मान कितना आएगा? 800 जूल। अब जस्ट भूमि तल से जस्ट ऊपर, यानी कि जरा सा टच करने वाली है आपकी बॉल, तो ये स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? क्योंकि हाइट 0 हो गई है तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई, और वेग चूंकि अधिकतम हो गया है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 800 जूल। लेकिन परंतु दोनों को ऐड करने पर कुल ऊर्जा कितनी आएगी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा, तो टोटल ऊर्जा आपकी 800 जूल। तो प्रत्येक स्थिति में ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार यहाँ स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो रही है गतिज ऊर्जा में, परंतु दोनों ऊर्जाओं का योग प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक हाइट पर, प्रत्येक ऊंचाई पर समान है। 4 मीटर पर भी दोनों का योग 800 जूल है। 3 मीटर पर भी दोनों का योग, ईपी और ईके का योग दोनों का 800 जूल है। 2 मीटर्स पर भी ईपी और ईके का योग 800 जूल है। 1 मीटर पर भी 800 जूल है। इस प्रकार से हम इस टेबल को अब भर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 800 जूल। गतिज ऊर्जा कितनी है? 0। कुल ऊर्जा कितनी है? 800 जूल। यहाँ लिखा है ना इस स्थान पर, पी और ई के प्लस प्लस कर दिया है, ठीक है, तो 800 जूल। इसी तरह से 3 मीटर्स की हाइट पर कितना हो गया? 600 जूल, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा रह गई, और गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 200 जूल। दोनों का योग करेंगे, कितना आ जाएगा? 800 जूल। फिर से 2 मीटर्स की ऊंचाई पर आपकी स्थितिज ऊर्जा रह गई 400 जूल। ये हो गई आपके पास 400 जूल। योग कितना रह गया? 800 जूल। अब आती है बात, यहाँ पर 1 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा है आपके पास 200 जूल और गतिज ऊर्जा है आपके पास 600 जूल। कुल योग है 800 जूल। भूमि तल से ठीक ऊपर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आपकी हो गई 0 और गतिज ऊर्जा हो गई 800 जूल, और योग हो गया 800 जूल। इस प्रकार से ये टेबल पूर्ण हुई। कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में कुल ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग समान है प्रत्येक हाइट पर। 800 जूल 800 जूल, यहाँ सभी स्थितियों में दोनों ऊर्जाओं का योग 800 जूल है, जबकि स्थितिज ऊर्जा हाइट यानी ऊंचाई कम होने के साथ साथ लगातार कम हो रही है, और गतिज ऊर्जा ऊंचाई कम होने के साथ साथ लगातार बढ़ रही है। और प्रत्येक ऊंचाई पर यानी प्रत्येक हाइट पर दोनों ऊर्जाओं का योग समान है, जबकि स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जा रही है। आज का क्लास कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगली कक्षा तक वंदे मातरम।